हम बात करते हैं सेकेंड एस से। एस यानी आप ऐसे वर्ड याद रखना, सैलरी। तो भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जैसे हम बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और आदि, तो इन सभी के पेंशन, उनके वेतन से संबंधित जो उपबंध है वह अनुसूची 2 के अंतर्गत है। ठीक है, वेतन, पेंशन संबंधी उपबंध किनके, जैसे हम बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इन सभी के पेंशन, वेतन, भत्तों से संबंधित जो उपबंध जो वर्णन करता है उससे संबंधित अनुसूची है अनुसूची नंबर 2। याद रह जाएगा, बहुत अच्छा, बढ़िया है। फिर बात करें ओ। ओ से आप ध्यान रखना, हम बात करते हैं ओथ। ओथ यानी शपथ। क्या है? शपथ। सेम वही बात कि भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। यानी ये अपना हो गया अनुच्छेद 3। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 कहती है कि भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये जैसे अभी मैंने बताया ना, इनकी शपथ और उस शपथ में क्या होगा, क्या वर्णन होगा, क्या बातें उसमें लिखी जाएगी, किसके द्वारा दिलाई जाएगी, तो ये सभी चीज़ें, उसका जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में की गई है। ठीक है, फिर बात आती है आर। यहाँ से देखो लाइन घुमाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं सीधा आर लिख देता हूँ। ठीक है, आर से आप ध्यान रखना राज्यसभा। क्या ध्यान रखेंगे? राज्यसभा। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि भारत के जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी को राज्यसभा में अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। जैसे हम बात करें, हमारी राज्यसभा के अंतर्गत राजस्थान से कितने प्रतिनिधि आते हैं, निर्वाचित होते हैं? 10। यूपी से 31। तो ये कम और ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वर्णन जनसंख्या के आधार पर है। तो राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख राज्यसभा के अंतर्गत राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी ना कि राज्यसभा के अंतर्गत राजस्थान से कितने आएंगे, यूपी से कितने आएंगे, तो इससे संबंध में जो इसका उल्लेख है, यानी राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि किस राज्य से आएंगे, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 4 के अंतर्गत है। अनुसूची कौन सी हो गई? 4। क्लियर है। फिर बात आते हैं एस। तो एस से एससी और एसटी, एससी और एसटी, एसटी और एससी जातियों के शासन व्यवस्था में उपबंध वर्णित हैं। उसके लिए हो गया अनुच्छेद 5। ओके, आपको ध्यान तो रह रहा होगा ना जो यहाँ पे मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एससी एसटी जातियों की भारत की शासन व्यवस्था के संबंध में कुछ व्यवस्था की गई, उनके लिए अलग से उपबंध व्यवस्थाएं हैं। उनके लिए जैसे आप बात करें, अगर कुछ कानून व्यवस्था में जो पछड़े में फंसते हैं तो उनके लिए एससी एसटी एक्ट अलग से होता है। तो यहाँ पे यही बात है कि उनके लिए एक उपबंध अलग से किया गया है, जिसके लिए अनुसूची है, अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अपने इससे हो गया। अब बात आती है
जन, ठीक है ना, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात आती है जन। जन से याद रखना भारत की प्रमुख जनजातियों से संबंधित उपबंध। जैसे आपको पता है नागालैंड, मणिपुर, ये जो इलाके हैं जो पूर्व के अंदर, जहाँ पर कुछ पिछड़ी अन्य जनजातियाँ हैं, उनके संबंध में विशेष उपबंध किया गया। उनकी व्यवस्था, उनके लिए उनकी व्यवस्था को लेकर, उनके सुधारात्मक को लेकर, तो वहाँ पर उनके शासन व्यवस्था के अलग से ही उपबंध है, अलग से व्यवस्था है। तो इन जनजातियों से संबंधित जो नागालैंड और इनके मणिपुर के आसपास जो आती है, उनकी जनजातियों से संबंधित अलग से उल्लेख है। वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6। नेक्स्ट ये हो गया जन। अब आता है स, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स, देखो आपको ये चीज़ें तब याद होगी जब आपको ये लाइन याद होगी। जब क्या होगी? लाइन याद होगी। तो लाइन को याद रखते हैं। स से याद रखना समवर्ती। मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन न हो जाए। संविधान में वर्णित सूचियों का उल्लेख, यानी अगर आप और अच्छे से ध्यान रखें तो इसके तहत केंद्र, या एक और अच्छे से एग्जाम्पल सीधा ही बता देते ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए स से याद रखना शक्तियों का बंटवारा। अब तो आपको याद आ जाएगा शक्तियों का बंटवारा। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। और इस बंटवारे के तहत केंद्र राज्य के अलग अलग विषय का उपबंध किया गया है। यानी अगर आपने ये नोट कर लिया है ना, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो वो आप चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखेंगे ताकि कुछ चीज़ें थोड़ा इजीली आपको सही रहे, समझाने में इजी रहेगा। तो थोड़ा स्पेस करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ से वापस बताता हूँ, ठीक है ना, आप ध्यान रखना। वापस बताता हूँ, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किनके बीच? केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और इससे संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? अनुसूची नंबर 7। आपको पता होगा शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान की तीन तरह की सूचियों के तहत किया गया। यानी हम बात करें पहली संघ सूची, फिर है राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत टोटल 100 विषय दिए हुए गए। कितने दिए गए हैं? 100 विषय दिए गए हैं। समवर्ती सूची के अंदर यानी राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषयों का उल्लेख किया गया है और समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषयों का उल्लेख किया गया है वर्तमान में, ठीक है। यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो ये शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची और 3 तरह की यहाँ पे लिस्टेड बनाई गई है। शक्ति सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं, तो इस विषय से संबंधित कानून बनने का अधिकार केंद्र के हैं। राज्य सूची में जितने भी विषय उस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और समवर्ती सूची पे केंद्र राज्य दोनों सरकारें बनाती है। अब समवर्ती का ये जो एग्जाम्पल है वो कहाँ से लिया गया अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से।
फिर अगर वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें अवशिष्ट शक्तियाँ भी हैं, और ये अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है, और ये अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारी 7 अनुसूची हो गई। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट नोट करते जाइएगा। हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं भा। अब याद आ रही है भा। भा से मतलब भाषा। क्या है? भाषा। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, इसका उल्लेख किया गया। तो वर्तमान में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है? 22। मैं यहाँ पे बता भी चाहूँ शॉर्ट में, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम उस पर अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि भाषा से संबंधित अगर उपबंध पूछा जाए कि भारतीय संविधान में वर्णित भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना 343 से लेकर 351 भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल हैं, वह भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित व्यवस्था के बारे में वर्णन करता है। लेकिन भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं वर्तमान में, जिसको राजभाषा, देखिए प्रमुख राजभाषा हिंदी, लेकिन बाकी भाषा को भी संविधान में दर्जा दिया गया, वो तो 22 भाषाएं। भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 8। नेक्स्ट आता है शे यानी संपत्ति अधिग्रहण। आप यहाँ पे ध्यान रखें, जो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि भारत जब ज़रूरत पड़े तो किसी की भूमि संपत्ति को अधिग्रहण कर सकती है। तो उससे संबंधित उल्लेख, जब भारत को अपने देश की सुरक्षा और कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर कभी ज़रूरत पड़े तो भारत किसी की भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। तो उसके लिए जो व्यवस्था, जो उल्लेख है, वह भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? अनुसूची नंबर 9। 9वीं अनुसूची में संपत्ति और किसी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करें बदला से, तो ये वापस मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मिटाना ज़रूरी है। स्पेस थोड़ा जल्दी भर जाता है बोर्ड, तो इसको लेकर यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं और वापस देखते हैं आगे। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं। थोड़ा थोड़ा ही मिटाते हैं तो इजी रहेगा, ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। ओके, तो हम आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी अनुसूची आ रही है बदला। बदला से है दल बदल संबंधी व्यवस्था। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल। क्योंकि जिस तरह से भारतीय संविधान में शासन व्यवस्था में वहाँ की राजनीतिक पार्टी के लोगों के द्वारा दल बदल के तहत राजनीति में दुरुपयोग किया जा रहा था, तो उसके लिए उपबंध बनाया जाना जरूरी होता। तो राजनीतिक उपबंध की व्यवस्था, दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है पंच नगर। तो पंच से ध्यान रखना, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था। यानी पंच से पंचायती राज की व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में जब 73वां संशोधन हुआ तो इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और संवैधानिक दर्जा देने के साथ ही ये आपको ध्यान रखना है 19
92 और 93 के अंतर्गत ये व्यवस्था की संशोधन किया गया था 73वां, और इसी के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देते हुए। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, उनकी व्यवस्था, उनके निर्वाचन और निर्वाचन वगैरह सब व्यवस्था इसमें ही। फिर है लास्ट नगर। नगर से आप ध्यान रखना, नगरीय स्वशासन। तो पंचायत राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है भारतीय संविधान में? अनुसूची नंबर 12। तो 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित है कि पंचायती राज का गठन कैसे किया जाएगा, कहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था होगी, कितनी जनसंख्या, क्या चुनाव होगा, ठीक है ना, और किसको अपने नगर पर ये पंचायती राज में शामिल किया जाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि नगरीय अपने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से बात करें तो इसके लिए 29 विषय का उल्लेख है और इसमें 18 विषय का। तो ये काफ़ी अलग है, हम इसका जब अलग से टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? 12। तो इन 12 अनुसूचियों को हम एक इस ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो एक बार आप इसको याद करना, लिखना, प्रयास करना, फिर आपको बहुत ईजीली याद हो जाएगी। एक बार याद कर लिया तो इससे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रश्न आपके सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा भारत के संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो गाइस, मेरे प्यारे मित्रों और स्टूडेंट, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बाकी को भी इस से संबंधित काफ़ी जानकारी मिल सके। मैं हूँ भरत कुमार, मिलेंगे वापस आपसे दोबारा, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।